कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है। आज उसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार श्रृंखला। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो शानदार प्रश्न श्रृंखला शानदार टॉपिक के साथ चलिए। निवल आर्थिक कल्याण मापक क्या होता है? तो प्रतिपादन इसका जो प्रतिपादन किया था निवल आर्थिक कल्याण मापक का, उसका प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स टोबिन तथा सैमुअल्सन ने किया था। किसने किया था? जेम्स टोबिन तथा सैमुअल्सन ने किया था। और आर्थिक निवल कल्याण का जो फार्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या घटाते हैं? उत्पादन की छिपी लागत प्लस आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ व अवकाश एवं गृहिणी सेवा। यानी कि उत्पादन में जो छिपी लागत, यानी कि उत्पादन में जो लागत लगी है वो लागत, और आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ यानी कि जो नगरीकरण होने में जो हानियाँ हुई हैं वो, अवकाश एवं गृहिणी सेवा यानी छुट्टियाँ, और गृहिणी सेवा यानी कि जो महिलाओं द्वारा जो सेवा दी जाती है उनका योग होता है, जहाँ जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक देख लेते हैं ये क्या होता है। तो मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा विकसित किया गया था। यह सूचकांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है, जो संबंधित देश में आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करता है। HDI का आकलन निम्न 3 आयामों पर आधारित होता है। आइए वो देख लेते हैं किन किन आयामों पर आधारित। देखिए यही 3 आयाम हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एक जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, और प्रति व्यक्ति आय है। चलिए आगे देखते हैं। आप कीजिएगा। चलिए चलिए इसके 3 जो आधार माने गए हैं इनका वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला आता है आपका स्वास्थ्य। पहला क्या आता है दोस्तों? पहला आता है आपका स्वास्थ्य आ जाता है। पहला आपका आ जाता है स्वास्थ्य, उसको देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन यानी लंबा और स्वस्थ जीवन। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से व्यक्त किया जाता है। यानी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जो है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से व्यक्त किया जाता है। इसे स्वास्थ्य का संकेतक भी कहते हैं तथा जीवन प्रत्याशा सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो स्वास्थ्य है उसको हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे आता है शिक्षा। इसे 2 संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन कौन सा? एक स्कूलिंग के औसत वर्ष, एक होता है आपका स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष। तो इसका आकलन शिक्षा सूचकांक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जीवन स्तर। तो दोस्तों इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका आकलन GNI सूचकांक के रूप में किया जाता है। तो HDI बराबर क्या होता है कि देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये देखिए एक आपका क्या था? एक आपका था निकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। और एक दूसरा क्या था आपका? एक क्रय क्षमता निधि था, एक था निकल आर्थिक कल्याण मापक। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ, समझिएगा, उसको गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। एक आपका स्वास्थ्य है जिसको जीवन प्रत्याशा सूचकांक कहते हैं, ठीक है। और एक आपका शिक्षा यानी कि शिक्षा सूचकांक है, ठीक है। यानी लाइफ इंडेक्स, और क्या है दोस्तों? लाइफ इंडेक्स है आपका, और आपका एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? GNI सूचकांक, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त आधारों पर तैयार HDI को एक रिपोर्ट के रूप में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से यूनेपी द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है HDR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HDR का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट के नाम से UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं।
चलिए ठीक है। तो देखिए एसडीआई सूचकांक एकल की स्केल 0-1 के बीच देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। तो एक तरफ एसडीए का मान है, ठीक है, दूसरी तरफ देशों की स्थिति है। अगर 0.800 से ज़्यादा है तो क्या होगा, अति उच्च मानव विकास वाले देश माने जाएंगे। और दूसरा क्या है कि अगर 0.7 से 0.799 है तो वो क्या माने जाएंगे, वो माने जाएंगे उच्च मानव विकास वाले देश माने जाएंगे। और अगर 0.550 से 0.699 है दोस्तों, बात समझ आ रही है, 699 है तो क्या हो जाएगा, मध्यम मानव विकास देश माना जाएगा, ठीक है, मध्यम मानव विकास माना जाएगा। और अगर 0.55 से कम है तो ये निम्न माना जाएगा, क्या माना जाएगा, निम्न मानव विकास वाले देश माने जाएंगे। बात समझ आ रही है दोस्तों, कौन से देश माने जाएंगे, निम्न विकास वाले माने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ग्रास नेशनल हैप्पीनेस ये क्या होता है। तो जीएनएच ग्रास नेशनल हैप्पीनेस की संकल्पना हिमालयी देश जो पड़ता है भूटान ने किया था, कब किया था ये भी बहुत पूछता है, 1970 के दशक में किया था। जो जीवन स्तर, स्वास्थ्य, समय उपयोग, शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता, सुशासन, सामुदायिक जीवंतता, पारिस्थितिक विविधता, लचीलापन तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की हम बात करें, यही ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी पहली रिपोर्ट कब पेश की गई थी, ये भी बहुत पूछता है। इसकी पहली रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट सम्मिलित किए गए राष्ट्रों में खुशहाली की माप करती है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रों को लोक नीति का पथ प्रदान करता है। और विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला कि खुशहाली रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसकी पहली रिपोर्ट कब पेश की गई थी, वर्ष 2012 में। और ये कब मनाया जाता है, ये हर वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। चलिए आगे चलते हैं। खुशहाली माप के जो निम्न आधार हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से आधार हैं। तो पहला होता है दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा होता है सामाजिक सहयोग। तीसरा है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा। अगला है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। अगला है उदारता। फिर है लोक विश्वास, यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और व्यापार। तो दोस्तों ये खुशहाली माप के आधार की निम्न आधार है माने गए हैं। ये एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादन, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय का आकलन। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, यानी जो राष्ट्रीय आय में होने वाली जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन तथा इससे संबंधित सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को सांख्यिकीय विवरणों, यानी ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय आय से से संबंधित जो समस्या सामने आ रही है उसका अध्ययन और उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको हम खातों के रूप में या सांख्यिकीय विवरणों के रूप में प्रदर्शित करने के तरीकों को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए लेखांकन कहते हैं। साइमन गुड्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, साइमन कुजनेट्स हैं, जिनके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय, फिर है भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होते हैं। यानी कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं राष्ट्रीय आय के, वो कब से होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है दोस्तों। केंद्रीय संख्या के कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। जो केंद्रीय सांख्यिकी का जो कार्यालय है वो राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जो इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदार से सर्वेक्षण कार्यालय की मदद करता है। यानी कि इस कार्य से संबंधित जो राष्ट्रीय प्रतिदार हैं से सर्वेक्षण, यानी जो सर्वेक्षण करते हैं, डिटेल तैयार करते हैं, उनके कार्यालय की मदद प्राप्त करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय की मापन विधियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। तो एक होता है आपका उत्पादन विधि। अब देखते हैं उत्पादन विधि क्या होती है।
तो इसमें एक व्यक्ति वर्ष में अर्थव्यवस्था की उत्पादक इकाइयों द्वारा, यानी कि एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की उत्पादक इकाइयाँ, यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे किन इकाइयों से पैदा किया जा रहा है उसके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं हैं अंतिम वस्तुएं हैं वो, और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों, यानी कि जो सेवाएं दे रहे हैं, सेवा के जरिए से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, उन मूल्यों के योग की गणना की जाती है। इस मूल्य वर्धित इसे मूल्य वर्धित, ठीक है दोस्तों, इसे मूल्य वर्धित भी कहते हैं तथा इसका उपयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्पादन क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? उत्पादन क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, क्षेत्र में किया जाता है, तो इसे मूल्य वर्धित पद्धति भी कहते हैं। मूल्य वर्धित पद्धति, ठीक है। इसे नहीं आ पा रहा है दोस्तों, मूल्य वर्धित विधि कहते हैं, ठीक है, मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। तो ये था आपका उत्पादन विधि। आइए आगे देखते हैं आय विधि क्या होती है। तो इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त आय के योग से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है श्रम, एक हो जाए पूंजी, और एक होता है भूमि, एक होता है उद्यमी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वे विधि बाजार मूल्य पर जीडीपी को घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के ऊपर किए गए कुल व्यय के रूप में भी समझा जा सकता है। इसमें शामिल घरेलू, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम निवेश एवं उपभोग व्यय, वियोग व्यय, निवल विदेशी निवेश आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जो व्यय विधि होती है इसमें क्या होता है कि जीडीपी को घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के ऊपर किए गए, यानी उन सेवाओं के ऊपर जो व्यय किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। और इसमें शामिल जितने घरेलू व निजी अंतिम उपभोग व्यय होते हैं, सरकारी अंतिम निवेश, उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और निवल विदेशी निवेश आदि इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होता है दोस्तों, ठीक है, ये सम्मिलित होते हैं। और उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? जीडीपी, ठीक है, बराबर सी क्या हो जाएगा आपका? निजी अंतिम उपभोग व्यय, और जी आपका क्या हो जाएगा? सरकारी अंतिम निवेश उपभोग व्यय, और आई आपका क्या हो जाएगा? वियोग व्यय, विनियोग व्यय, ठीक है, वियोग लिख दिया है ये आप, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य, उसको देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना या तो साधन लागत पर या बाजार मूल्य पर की जाती है। साधन लागत या घटक लागत या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक द्वारा निवेश की गई लागत होती है। इसे कारखाना लागत या उत्पादन लागत भी कहते हैं। या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक, यानी कि जो उत्पादन कर रहा है उसके द्वारा जो कास्ट लगाई जा रही है, उसकी जो निवेश किया जा रहा है वो लागत होती है। इसे कारखाना लागत या उत्पादन लागत भी कहते हैं। साधन लागत में पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली बिल आदि शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली का बिल आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं, साधन लागत में प्राप्त की गई सब्सिडी भी शामिल होती है। साधन लागत बराबर क्या होता है? बाजार मूल्य और अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, यानी कि जो बाजार मूल्य मार्केट प्राइस है वो, अप्रत्यक्ष कर और अनुदान जो उपहार में दी जा रही है। आगे देखते हैं बाजार मूल्य क्या होता है दोस्तों। तो बाजार मूल्य जो होता है, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य साधन लागत अप्रत्यक्ष कर के जोड़ में से अनुदान को घटाने पर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का मूल्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना 2 मूल्य पर की जाती है, चालू मूल्य तथा स्थिर मूल्य, ठीक है।
और दोनों मूल्य में अंतर क्या होता है कि सिर्फ मुद्रास्फीति का अंतर होता है। चलिए आगे चलते हैं। चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय क्या होती है दोस्तों? जब राष्ट्रीय आय का आकलन प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है तो उसे चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय या मौद्रिक आय कहते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है वो प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है कि बाजार मूल्य पर जो रेट चल रहा है उस पर किया जाए तो उसे चालू मूल्य राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला है कि स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय। जब राष्ट्रीय आय का आकलन किसी आधार वर्ष के मूल्य पर किया जाता है, यानी कि कोई आधार मान के करते हैं कि इस वर्ष से इस वर्ष की तुलना में इतनी राष्ट्रीय आय अधिक है या कम है, तो एक एक पैमाना मान लेते हैं, तो तब मूल्य पर जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब इसको देख लें, इसके अंदर क्या है, तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक होती है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं, पुरानी वस्तुओं, घरेलू सेवा या कार्य वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय, हस्तांतरण, भुगतान, गैर कानूनी उत्पादन, विदेश से प्राप्त उपहार के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह लीजिए कि एक शानदार टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इसी में के आगे पार्ट में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इसे सब्सक्राइब करते रहिए, चलिए, और शेयर करते रहिए। थैंक यू।